बिहार में विधानसभा चुनावों का शोर मचा हुआ है। हर तरफ चुनाव प्रचार ही प्रचार लग रहा है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में आज बात करेंगे हम प्रशांत किशोर के बारे में, जिनकी पार्टी जेएसपी किस तरीके से समीकरण बिगाड़ सकती है बड़ी बड़ी पार्टियों के। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज बेधड़क और मेरे साथ मौजूद हैं वरुण भंसाली जी, जो कि सीनियर एडिटर हैं और ये बताएंगे आज कि जिस तरीके से 2020 में एक बार एलजेपी पार्टी तीसरा ध्रुव बनकर उभरी थी, तो क्या अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, क्या प्रशांत किशोर की जो तूफानी आंधी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं वो जमीन पर उतर पाएगी? देखिए, इस वक्त बिहार में ट्रायंगल नहीं, पूरा का पूरा स्क्वायर चल रहा है, जहां पर एक तरफ आरजेडी, दूसरी तरफ जेडीयू, बीजेपी और फिर एक धुरे पर बैठी है प्रशांत किशोर की पार्टी। और ये बहुत दिलचस्प मुकाबला होता जा रहा है। लेकिन इस मुकाबले को गहराई से समझें तो क्या अलग है प्रशांत किशोर की पार्टी में, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इन चारों लोगों के पास क्या क्या स्ट्रेंथ है। सबसे पहले आप समझिए कि कांग्रेस इस बार, राहुल गांधी इस बार एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं एसआईआर का, जिससे कहीं ना कहीं सारा विपक्ष एक होता हुआ नजर आ रहा है, सारा इंडिया गठबंधन एक होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक किसी भी चुनाव में, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो दूसरे कोई भी चुनाव हो, सारा विपक्ष दिल्ली का हो, एक नहीं हुआ था। आप दिल्ली के चुनाव में देखिए, सब अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट जा रहे थे। आप हरियाणा के चुनाव में देखिए, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के अगेंस्ट जा रहे थे। ये सब अलग अलग जा रहे थे। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन एक हो रहा है। आरजेडी और कांग्रेस और बाकी सब लोग, सीपीआईएम और लेफ्ट पार्टी सब साथ साथ चल रही है और उनको साथ में लाने का मेन वजह एसआईआर है। एसआईआर का मामला बहुत तेजी से बढ़ाया, राहुल गांधी ने उसको बढ़ाया। लेकिन अब यहाँ पर पेच कहां फंस रहा है? पेच यहां फंस रहा है कि मामले का फेस तो बने हुए हैं राहुल गांधी, लेकिन कार्यकर्ता वहां पे कांग्रेस का ही नहीं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। तो राहुल गांधी को फेस मान के उसका क्रेडिट कौन ले जाएगा, उसका काम कौन कराएगा? वहीं तेजस्वी यादव इस आंदोलन का फेस नहीं बन पाए। तेजस्वी यादव को युवा थोड़ा अच्छा मान रहे हैं, लेकिन एक तो वो इस आंदोलन का फेस नहीं बन पाए, दूसरा उनके पीछे लालू प्रसाद यादव के जो भी गलत काम थे वो साए की तरह, वेताल की तरह उनके पीछे लगे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी उनकी खामी है। वहीं तीसरी तरफ बीजेपी के देखें तो बीजेपी कभी अकेले तौर पे उतनी बड़ी नहीं हो पाई, लेकिन अगर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन साथ में आ रहा है तो वहां समझने वाली बात यह है कि 20 साल एक मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार के रहे, कभी वो बीजेपी के साथ रहे, कभी वो जेडीयू, कभी वो आरजेडी के साथ रहे, पर 20 साल नीतीश कुमार रहे। 20 साल में भी बिहार के जो बेसिक मुद्दे हैं उसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं दिखी। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी जेडीयू को भी झेलनी पड़ेगी और उनके साथ जो बीजेपी है उनको भी झेलनी पड़ेगी, और इस वजह से ये उनका सबसे बड़ा माइनस फैक्टर होगा। लेकिन अगर बात करें प्रशांत किशोर की, तो आप यकीन मान के चलिए कि प्रशांत किशोर उन लोगों को वो विकल्प दे रहे हैं जो लोग बीजेपी कांग्रेस के इतर एक विकल्प चाह रहे थे। लेकिन अगर ओपिनियन पोल्स की माने, शुरुआती ओपिनियन पोल्स ये दिखाते हैं कि नंबर 1 सीएम चेहरे की अगर हम बात करते हैं तो तेजस्वी यादव और नीतीश यादव के बाद प्रशांत किशोर को लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर वोट काटने में ज्यादा आगे रहेंगे, बशर्ते वो सीएम फेस की तरफ जीत कर उनकी पार्टी के जरिए आगे बढ़े। देखिए, जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर जो है वो वोट काटेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बहुत आगे की बात है। लेकिन शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो हाँ, वो वोट काटने के लिए ज्यादा बड़ा काम करेंगे, पर अगर वोट भी काटेंगे तो वो उनका असर तो रहेगा, पर उन्हें हमेशा उस विकल्प की तरह देखा जाएगा जो भाजपा कांग्रेस, भाजपा जेडीयू और आरजेडी का एक विकल्प बने हैं। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर वो विकल्प इसलिए बने हैं क्योंकि आज भी बिहार की मूल समस्याओं की बात वही कर रहे हैं। वही बात कर रहे हैं पलायन की, वही बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, वही बात कर रहे हैं बिहार के कम होते डेवलपमेंट की। और दूसरी बात, कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर वो है जिन्होंने
प्रधानमंत्री मोदी को का वो स्टेचर पहुंचाया, प्रधानमंत्री मोदी के मेन पॉलिटिकल दिमाग वो रह चुके हैं, नीतीश कुमार के मेन पॉलिटिकल दिमाग वो रह चुके हैं, कांग्रेस के खुद के मेन पॉलिटिकल दिमाग वो रह चुके हैं। तो वो अपनी स्ट्रेटेजी जब बनाएंगे तो कितनी सॉलिड बनाएंगे। हालांकि इससे पहले वो एक उपचुनाव लड़े थे, बुरी तरह से हारे थे, ये बात भी उतनी ही सच है, लेकिन इस बार जो तैयारी उनकी दिख रही है वो तैयारी काफी अच्छी दिख रही है। और सबसे बड़ा नहले पे दहला उन्होंने ये मारा, क्योंकि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ही भयंकर है, बहुत ही अंदर तक घुसी हुई है। उस कास्ट पॉलिटिक्स में एंट्री लेने के लिए उन्होंने नहले पे दहला ऑलरेडी मार दिया और कहा कि मेरे ज्यादातर कैंडिडेट्स मुसलमान होंगे। ऐसे में उन्होंने जो कांग्रेस ऑलरेडी कम हो रही थी और जो आरजेडी बहुत वंशवाद में उलझी हुई थी, उनका एक बड़ा वोट शेयर अपनी तरफ करने का एक प्लान उन्होंने साझा कर दिया। कुछ लोगों की अगर माने तो जेएसपी यानी कि जन स्वराज पार्टी बीजेपी की टीम भी है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर नई पार्टी पे ये इल्जाम लगता है और ये इल्जाम पूरी तरह से गलत है ये भी मैं नहीं कहता। ये इल्जाम इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी पे भी लगा है। जो कांग्रेस के वोट काटेगा वो बीजेपी का कहलाएगा, जो इंडिया गठबंधन के वोट काटेगा वो बीजेपी का कहलाएगा। लेकिन इसको एक दूसरे नजरिए से भी देखा जाना चाहिए कि जब किसी के वोट कटते हैं इसका मतलब ये है कि वो उन लोगों के लिए सही से काम नहीं कर रहा। कांग्रेस आरजेडी ये बिहार को कितना सुशासन दे पाएगी ये बिहार की जनता अब समझ चुकी है। जमाना सोशल मीडिया का है, मुर्दे अब कभी गड़ते नहीं है, यहाँ पर सब दिखाई देते हैं। और ऐसे में प्रशांत किशोर के पास एक सबसे बड़ी एज जो है वो ये है कि वो आरजेडी जेडीयू बीजेपी से इतर है, अलग है, और वो कहीं ना कहीं एक अलग दिशा दे रहा है। अभी तक केजरीवाल को एक विकल्प के तौर पे माना जा रहा था, प्रशांत किशोर को माना जा रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है, पढ़े लिखे हैं, डेवलपमेंट को फोकस रखते हैं, बिहार में पैदा हुए हैं, बिहार के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। और सियासतदानों का ये भी कहना है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपनी पॉलिटिक्स दिल्ली से चालू की, ये बिहार से चालू कर सकते हैं और बड़े तौर पे कर सकते हैं। चालू तो कर ही चुके हैं, तो वहां का राज लेकर और बड़ा कर सकते हैं। जिस तरह से बिहार की राजनीति भी आपने भी बताया और वहां के आंकड़े और सर्वेज के अनुसार भी जातिगत समीकरण अगर प्रशांत किशोर ने अच्छे से समझ लिए हैं और अलग अलग जातियों से उम्मीदवारों को उतार कर इस बार अगर वोट काटने की भी राजनीति को आगे बढ़ा देते हैं तो बड़ी पार्टियों को झटका लगना तय है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। बशर्ते देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में जो उन्होंने कैंडिडेट उतारे थे, 3 तो उनकी जमानत जब्त भी हो गई थी, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने धरातल के मुद्दे उठाए हैं, विकास के मुद्दे उठाए हैं, वंशवाद की राजनीति के मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों को जनता सपोर्ट कर पाती है या नहीं, ये वाकई में दिलचस्प होगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। क्या लगता है आपको बिहार के समीकरण, अगर वहां की राजनीति में अगर आप जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो बताइएगा। इस विश्लेषण के बाद क्या कहना है आपका, लिखिएगा जरूर कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।